अगस्त 17, 2024 को यूपीएससी ने एक एड के थ्रू 45 पोस्ट को अनाउंस किया थ्रू दी प्रोसेस ऑफ लेटरल एंट्री। किस लेवल पे ये रिक्रूटमेंट होगा? तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे होगा, डायरेक्टर लेवल पे होगा और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे होगा। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। एलिजिबिलिटीज़ हैं कि आप ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़े हुए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, किसी यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी अगर आप रिलेटेड हैं, तभी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री होता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये जो आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो दीज आर दी हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पर पहुँचने के लिए नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको सिविल सर्वेंट होना पड़ेगा और सेक्रेटरी लेवल तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको 25 साल लगते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंचने के लिए लगभग 20 साल लग जाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए लगभग 10 साल लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेटरल एंट्री क्या होता है? लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि आप सिविल सर्वेंट नहीं है, आप सिविल सर्वेंट नहीं है, मतलब कि आप प्रमोशन के थ्रू, मतलब इतना टाइम वेट करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट उस पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो लेटरल एंट्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप सिविल सर्वेंट तो नहीं है, जो कि यूजुअल प्रोसेस यही है कि आप सिविल सर्वेंट है, आपने टाइम दिया है, ठीक है, और थ्रू प्रमोशन आप वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री का मतलब है कि अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं भी है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जुड़े हुए हैं और उस फील्ड की आपको एक अच्छी खासी समझ है, तो आपको डायरेक्टली अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली एज ए ब्यूरोक्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। हाईएस्ट मोस्ट ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, प्रमोशन वाला जो मेथड है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आउटसाइडर्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। ये होता है लेटरल एंट्री। तो जिन पोस्ट की यहाँ पे साथियों बात की जा रही है उसकी हायरार्की एक बार हम देखें, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी अगर आपने सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखा होगा तो वहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो एयरफोर्स से रिलेटेड था कि एयरफोर्स में जो पोस्ट थी उसके बारे में पूछा गया था कि हायरार्की वाइज इसको अरेंज करें। ठीक है, तो जब भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं, तो खास करके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की हायरार्की देखने को मिलती है। आपको पता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट्स हैं, हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी होता है और ये बाकी मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका सेक्रेटरीज होते हैं। तो हायरार्की कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे टॉप पे जो होता है इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो होता है सेक्रेटरीज, फिर दूसरे नंबर पे होते हैं एडिशनल सेक्रेटरीज, तीसरे नंबर पे होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, चौथे पे होता है डायरेक्टर और पांचवें पे होता है डेप्यूटी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये हायरार्की साथ ही याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि लेटरल एंट्री जो है ये नहीं होना चाहिए। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में कोटा सिस्टम चलता है। तो ये जो लेटरल एंट्री वाला सिस्टम है यहाँ पे तो कोटा सिस्टम है ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टीज जो हैं, ये सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव का गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो लेटरल एंट्री है ये तो बिल्कुल इंडिया के कोटा सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। तो पहला क्रिटिसिज्म यही है। हालांकि यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि 2016 या 18 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक नोटिस आया था जहाँ पे ये लिखा गया था कि हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट कोटा सिस्टम की बात नहीं की जा रही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं जो अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, उनको प्रायोरिटी दिया जा सकता है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं इसको डिमोटिवेट करेगा। अब देखो, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसकी प्रमोशन हो, प्रमोट हो के हर बंदे का ड्रीम होता है, हर सिविल सर्वेंट का ड्रीम होता है कि वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे वो। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सिविल सर्वेंट्स को डिमोटिवेट करेगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अब देखो, ब्यूरोक्रेसी का आपको कोई आइडिया नहीं है, ये लोग जो आ रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग जो अप्लाई इसमें करेंगे उनका कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब ये लोग आएंगे तो इनको एक खास तरीके की ट्रेनिंग देने की तो जरूरत पड़ सकती है ना। तो एक नए किस्म का आप कह सकते हो एक एक्सपेंडिचर आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अराइज हो सकता है। अगर मान लो कि
अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, वहाँ पे आपको सेक्रेटरी चाहिए। अब कोई बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब उसको अपने सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया मान लो, तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो ये सुझाव देगा ही पॉलिसी बना के। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अराइज हो सकता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं तो उनका एग्जाम होता है, एग्जाम के थ्रू वो लोग अपॉइंट होते हैं, धीरे धीरे उनका आउटकम क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाता है। अब लेटरल एंट्री में तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी हमें कहाँ से दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंसी है नहीं यहाँ पे। तो इस पॉइंट्स पे भी आप इनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। पॉजिटिव्स क्या है, तो देखिए पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे हमें एक्सपर्ट्स मिलेंगे, और ये एक अच्छा पॉइंट है। देखो अगर मान लो हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जब हम बात करेंगे वहाँ पे एक सेक्रेटरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब एक जो सिविल सर्वेंट है, अब इसके लिए तो कोई ऐसा ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, कोई भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। सेक्रेटरी बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपका साइंस वाला बैकग्राउंड ही होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे जाके बन सकता है। लेकिन आप सोचिए कि एक ब्यूरोक्रेट जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन थ्रू प्रमोशन वहां तक वो प्रमोट हो चुका है, तो अगर वो उस पोस्ट पे जाएगा, और एक दूसरा पैरेलल एग्जांपल आप कंसीडर करें कि एक बिल्कुल इसरो के साथ काम करने वाला एक एक्सपर्ट है, तो दोनों में से ज्यादा आप कह लो डिजर्विंग कैंडिडेट कौन होगा, इसरो वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज है ना इस फील्ड में, उसके पास ज्यादा आइडियाज है, वो ज्यादा अप टू डेट है टेक्नोलॉजी को लेके, वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको सलाह दे सकता है, वो ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकता है। तो पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एक्सपर्ट लोग यहाँ पे आएंगे, और जो टीम है हमारी इस हाईएस्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हमारा, वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, एग्जाम के रिक्रूटमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, इनोवेशन ये लोग साथ में लेके आएंगे, ये सारे इसके पॉजिटिव्स हैं। और दूसरा जो एंगल है कि रिजर्वेशन वाला जो पॉइंट है, तो आप यहाँ पे देखिए ना, ये एंट्री लेवल पे तो है नहीं, ये एंट्री लेवल पे नहीं है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उन बच्चों का नहीं होगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर मान लो कि ये जो 45 सीट्स हैं, अगर इस पे रिजर्वेशन अप्लाई होता तब सिचुएशन कैसी होनी थी। तब शेड्यूल कास्ट को 6 सीटें मिलनी थी, शेड्यूल ट्राइब को 3, ओबीसी को 12 और ईडब्ल्यूएस को 4 सीटें मिलनी थी। आप अपने ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या यहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।